बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि आज करक में क्या हुआ है। करक में एक वर्कर्स कन्वेंशन था, शेर अफजल मरवत साहब ने बुलवाया था। कोई जो हफ्ता दो हफ्ते पहले शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई थी जब इमरान खान से, तो इमरान खान ने उन्हें हिदायत की थी कि वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएँ मुख्तलिफ़ ज़िलों में, और उसका आगाज़ उन्होंने अपने इलाके से किया। करक से उन्होंने करक में ये वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया। लेकिन इन मनाज़र को देख के क्या आपको लगता है कि ये वर्कर्स कन्वेंशन था, ये रैली थी, ये जलसा था, ये कुछ और था, लेकिन ये वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था। और जिस अंदाज में लोग यहाँ पर आए हैं वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए, जिस तरह से लोग निकले हैं, ऐसा लगता है कि ये एक रिएक्शन है। लोग रद्दअमल के तौर पर बाहर निकले हैं और लोगों ने अपना एक तरह से इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार किया है। लोगों ने जो अपने ऊपर लगने वाली पाबंदियां हैं उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई है, और लोग बड़ी तादाद में वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर निकले हैं, रैली की शक्ल में निकले हैं, जलसा बनाने के लिए निकले हैं। लेकिन बहरहाल जो भी कुछ हुआ है करक में, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है। वर्कर कन्वेंशन जो है वो इस तरह का कभी नहीं हुआ। तो ये आज जो उन्होंने ऐलान किया था, लोग इस तरह से निकले। अगरचे शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में थे, उनकी इमरान खान से मुलाकात थी, वो खुद नहीं जा सके वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। अच्छा, अब जब लोग यहाँ पर आए वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए, तो जाहिर है पुलिस ने धावा बोल दिया, आंसू गैस की शेलिंग की, और लाठीचार्ज तो शायद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहरहाल पुलिस पथराव ज़रूर हुआ और तितर बितर किया कारकुनों को। अच्छा, उसके नतीजे में शायद ये वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो सका होगा, या जिस तरह से प्लान किया गया होगा, तकरीरें होनी होंगी वो नहीं हो सकी होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये पीटीआई की तरफ से एक कामयाब किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन थी, और पीटीआई के वर्कर्स ने अपना न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, बल्कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, अपनी स्ट्रीट पावर शो की है, अपनी सियासी कुव्वत का इजहार किया है। अगर कारकुन जमा हों और पुलिस उनको मुंतशिर करे, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन हिकमत अमली है कि मुंतशिर हो जाएं और घरों को चले जाएं। अगर आपको स्टेट अलाउ नहीं कर रही, स्टेट के खिलाफ तो खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टेट अलाउ नहीं कर रही, रियासत अलाउ नहीं कर रही, सूबाई इंतजामिया अलाउ नहीं कर रही कि आप जलसा करें, एहतजाज करें, इकट्ठे हों, राइट ऑफ प्रोटेस्ट आपका अगर किसी वजह से भी ले लिया गया है, तो ठीक है, आप रियासत के खिलाफ मत जाएं। आप आएँ, जमा हों, और रियासत आपसे कहे कि आप घर चले जाएं तो घर चले जाएं। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का अगर सिर्फ यही हिकमत अमली भी अपना लेती है कि वो मुख्तलिफ ज़िलों में इकट्ठे होते हैं कारकुनान, पुलिस धावा बोलती है, आप घरों को चले जाते हैं, तो मकसद हल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है तकारीर हों, वहाँ पर लीडर्स आएँ, आपका कि प्रॉपर जलसे की शक्ल हो ही तो वो कामयाब होगा। इन हालात में अगर जो आज करक में हुआ है ये भी हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये मौलाना फजल रहमान साहब की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। मौलाना फजल रहमान साहब को आज चैन से नींद नहीं आई होगी, और खैर उनको गैलप सर्वे देख के भी उनको चैन से नींद नहीं आई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में वो समझते हैं कि वो दूसरी कामयाब और बड़ी पार्टी हैं। गैलप सर्वे उनको 1% बता रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी को 1%। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की भी 12% दिखाई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान 1% पर रह गए। मैं आपको कहता आ रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि मौलाना फजल रहमान ने अपना आपको ये गवर्नरशिप देकर तबाह कर लिया है, और अपनी सियासी हिकमत अमली, जितना नून लीग को पंजाब में नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना को नुकसान हुआ है। खैर, गैलप सर्वे की तो मैं आगे जाके बात करता हूँ अलग से। लेकिन ये जो करक में हुआ है, ये मौलाना फजल रहमान का इलाका है, टांग, करक, डेरा इस्माइल खान, ये एक ही पट्टी है। और अगर करक में यह सूरत हाल है तो मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि इस तरह से लोग एक वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर बाहर निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि तो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं, उनकी जो सियासी मुखालिफिन हैं, ऑब्वियसली उनकी नींदें जो हैं वो ज़रूर उड़ गई होंगी, मौलाना फजल रहमान समेत, ANP समेत, और बाकी वो तमाम लोग जो इस इलाके में, जो सियासी जमातें जो इस इलाके में सियासत करती हैं। अगरचे नून लीग इस इलाके में सियासत नहीं करती उस तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी नून लीग के लिए भी बड़ा अलार्मिंग होगा, क्योंकि बहरहाल नून लीग ओवरऑल पीटीआई की सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात बन के उभरी हुई है। तो करक मेरा ख्याल है ऐलान है जो है वो उन सियासी कुव्वतों के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत का जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का ख्वाब देख रही हैं, वो तमाम सियासी कुव्वतें, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे नून लीग हो। दूसरी बात यह है कि अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया बाकी ज़िलों में, तो मेरी इतलात के मुताबिक ये पेशावर में भी होने जा रहा है, ये एजेंसी खैबर एजेंसी में भी होने जा रहा है, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर भी होने जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इसका ये किस अंदाज में आगे चल के ये होते हैं, सारे वर्कर्स कन्वेंशन किस तरह से मुनक़िद होते हैं। तो
अच्छा, ये भी हुआ है आज के, जब पुलिस ने धावा बोला और शेलिंग की, पथराव किया, तो उसके बाद रिएक्शन में लोग इधर उधर से मुख्तलिफ तहसीलों से और निकल के भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो रिएक्शन है लोगों का वो भी माने खेज़ है, और इसका भी एक इसका भी अपना एक वज़न है। दूसरा आ जाइए, अच्छा मैं गैलप सर्वे की तो आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले, गैलप सर्वे के सामने आने से पहले जो नून लीग ने कुछ और भी सर्वेज कंडक्ट करवाए हैं, वो 3 सर्वेज लेकर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पहुंची थी अभी लंदन में मुलाकात करने के लिए नवाज शरीफ साहब से। तो लंदन में जो 4-5 लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान या एक आध कोई और बंदा होगा उसमें नून लीग का करीबी, इन लोगों ने उन सर्वेज को डिस्कस किया है कि क्या हुआ है। और ये नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट है जो आज ARY पे उन्होंने दी भी, स्टोरी उनकी स्टोरी है। वो कहते हैं कि जो तीनों सर्वेज का रिपोर्ट्स का जायज़ा जो है वो नून लीग के इजलास में लिया गया है, और नून लीग के इजलास में जो जायज़ा लिया गया उसमें उन तीनों सर्वेज में PTI आ गया। यानी ये वो सर्वेज हैं जो नून लीग ने कंडक्ट करवाए हैं। नून लीग के कंडक्ट करवाए गए सर्वेज में भी PTI आ गया है, और अच्छी खासी आ गया है। यानी किस तरह से आ गया है? PTI एक सर्वे में 60-40 से के तनासुब से आ गया है। ये 2 सर्वेज रिपोर्ट्स में जो मरियम नवाज लेकर गई थी उनमें 40-60 का तनासुब है, यानी PTI 60% आ गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अगर एक हल्के में PTI 60,000 वोट ले रही है तो नून लीग 40,000 वोट ले रही है। एवरेज अगर हम देखें तो 60,000 के मुकाबले में 40,000 एवरेज, यानी फिर कहीं पर 10,000 का मार्जिन भी होगा, कहीं पर 30,000 का मार्जिन भी होगा, लेकिन एवरेज जो है वो 20% का मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये 20,000 का जो फ़र्क होता है ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और इतना फ़र्क होता है कि उसको कवर भी नहीं किया जा सकता मैनिपुलेशन के ज़रिए से भी। तो 60-40 एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 60-55 नहीं है, या चलिए 60-55 तो होता ही नहीं है, ये 45 और 55 नहीं है, और ये 48 और 52 भी नहीं है, 49 और 51 भी नहीं है। यानी ये सर्वे जो है अच्छे खासे मार्जिन के साथ वो सर्वे जो मरियम नवाज करवाकर लंदन लेकर गई हैं, जिस पर इन्होंने एक बंद कमरे में बैठक किया और जायज़ा लेने की कोशिश की है कि इसका हल कैसे निकाला जाए। और ये 2 सर्वेज वो हैं, और तीसरा सर्वे उन्होंने किसी और एजेंसी से करवाया था, तो उसमें 55-45 का तनासुब निकला है। ये 55-45 का तनासुब भी खैर अच्छा तनासुब है, लेकिन 40-60 वाला तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो सर्वेज नून लीग ने करवाए हैं उसमें तो वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि इसका नतीजा कैसे निकलेगा, ये फ़र्क कैसे निकलेगा, जो 20% का फ़र्क है ये आखिर कैसे निकालेंगे। तो ये परेशानी नून लीग को लायक है। और वहाँ पर इजलास में नई मशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरी खबर नहीं है, उनकी खबर है, वो कह रहे हैं कि इन सर्वेस पर बैठ के हिकमत अमली बनाने की कोशिश की गई है कि हमने डिफरेंस कैसे निकालना है। लेकिन कैसे निकाल सकते हैं? नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के ये डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? और यहाँ आकर भी अगर वो तकरीरें करेंगे, और नवाज शरीफ की अपनी पॉपुलैरिटी क्या है ये तो गैलप सर्वे से हमें पता ही चल गया है। ये तो खैर बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। जो गैलप सर्वे आया है उसमें तो नवाज शरीफ साहब, ये जो बड़ी उसकी सबसे मजेदार बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो समझते हैं कि वो आएंगे तो फर्क डालेंगे, तो उस सर्वे में तो पता चल रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में सिर्फ 1% का फर्क है। शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त यानी जो हालत है, नवाज शरीफ की हालत है, वो एक बराबर हुई है। एक बंदे की हालत बाज़ दफ़ा होते हैं ना, सियासी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो दूसरे के साथ मैच ही कर जाती है। तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ की वजह से इतना पॉपुलैरिटी में गिरे हुए हैं, वो शहबाज शरीफ के करीब ही आ गए हुए हैं। तो इस पर तो हम आगे जाके बात करते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें काफ़ी ज़्यादा नून लीग परेशानी का शिकार है और इस फ़र्क को निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने 21 अक्टूबर के जलसे में लोगों को लाने के लिए एक ऐप तैयार की है। अब मेरा इसमें सवाल यह है कि जब ऐप, आपकी कोई ऐप होती है और आप यदि इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं? जब आपको यकीन होता है कि कोई आपको डॉज करा सकता है, जब आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि बंदा आया था कि नहीं आता, जब आप अपनी पार्टी के लोगों का एहतसाब करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, आप उनको बताना चाहते हैं भाई तुम्हें चेक कर रहे हैं, डंडी ना मारना, ये ना हो कि हमें कह दो हम आए थे और तुम खुद आओ ना। तो ये अपनी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए या उनको पर चेक रखने के लिए कि वो 21 अक्टूबर, या मेक श्योर करने के लिए कि वो 21 अक्टूबर को आते हैं या नहीं आते, तो उन्होंने एक ऐप मुतारिफ करवाई है। सुने राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं? तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं
और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। तो हम वो कह रहे हैं इस ऐप से पता चल जाएगा कि कितने लोग घरों में बैठे हैं, कितने लोग जलसा गाह में बैठे हैं। यानी वो लोग जो हैं जो इनके फ़ोन नंबर्स ले रहे हैं, उन फ़ोन नंबर्स को इस ऐप में ऐड करेंगे। अब जो 2 नंबरी करेगा इनका बंदा नून लीग का, वो पकड़ा जाएगा। वो कहेगा कि जी, यानी ऐप से उसकी लोकेशन पता चल जाएगी ऑब्वियसली। वो बताएगा कि यानी ये बहुत बड़ा मार्का मारा है नून लीग ने कि अपने वो तमाम लोग कारकुनान उनके नंबर्स इस फ़ोन में ऐड कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि वो 2 नंबरी तो नहीं कर रहे। तो अगर आपको ऐसे अपने कारकुनों को जलसे में लाना पड़े तो फिर इससे बेहतर है कि सुलह ही कर ले। इसका मतलब है कि कोई लोगों में मोटिवेशन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग आपके जो हैं वो बददिल हैं। आप ज़बरदस्ती यानी आप उनको आपकी अब ऐप की मजबूरी की वजह से, रख रखाव की वजह से तो शायद वो आ जाएं कुछ लोग, लेकिन जाहिर है इस ऐप के थ्रू कितने लोगों को लाया जा सकता है, कितने लोगों को इसमें फीड किया जा सकता है। आप 2000, 5000, 10,000 लोगों को फीड कर लेंगे। उन 10,000 में से भी 10,000 तो नहीं आ जाएंगे। कुछ लोग ऐप पे फीड होने के बावजूद उनकी कोई इमरजेंसी होगी, कुछ नहीं आएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे। तो कितने लोगों को आप इस ऐप में ऐड कर लेंगे। तो बहरहाल ये मुझे एक फ़नी सी चीज़ लगी है जो कभी इस तरह भी जलसे में लोगों को लाया जाता है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब लाने की कोशिश करें, कभी क्या ऐसे भी किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि बात लंबी हो गई और गैलप सर्वे पर मैं अलग से बात करूँ आपसे, या मैं देखता हूँ चलें अगर मैं 2-3 मिनट में उस पर बात कर सकता हूँ। वैसे गैलप सर्वे इतना मज़े का सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है कि उस पर तफसील से बात होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं फ़िलहाल तो खैर चलिए देखिए कि ये अफरानुल्लाह और अफजल मरवत की लड़ाई पर एक नई बहस शुरू हुई है। और बहस ये हो रही है कि साडा बाबा उत्ते, वो कह रहे हैं साड़ा बाबा उत्ते, वो कह रहे हैं साड़ा बाबा उत्ते। और भाई ये क्या बहस है, ये क्या मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये बहस होती है कि लड़ाई हुई है कि इसने तुनना है, वो कहता नहीं उसने तुनना है, वो कहते नहीं इसने मारा है, वो कहते नहीं हमारे बंदे ने मारा ज़्यादा, वो कहते नहीं हमारे बंदे ने ज़्यादा मारा है। अफनानुल्लाह की तस्वीरें लग रही हैं, कमाल कर दिया जी, तुमने लिटा के मारा है। वो उसमें कह रहे हैं नहीं तुमने पहले थप्पड़ मारा है, तुम छा गए हो। भाई खुदा का खौफ खाएं, ये कौन सी बहस हो रही है। यानी ये बहस ये होनी चाहिए थी कि भाई अफनानुल्लाह ने एक ऐसे शख्स को जो दावा करता है कि मैं मुसलमान हूँ, उसको यहूदी क्यों कहा। मतलब चले, मैं हो सकता है यहूदी होना बुरी बात ना हो, क्योंकि यहूदी मज़हब, मैं तो सब मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है किसी के मज़हब से। अगर कोई अपने मज़हब का मानने वाला है तो मेरे मज़हब ने तो मुझे ये सिखाया कि उसके मज़हब को का भी एहतराम करो ताकि वो तुम्हारे मज़हब का एहतराम करे। मैंने तो ये सीखा हुआ। तो आप एक तो किसी को यहूदी कह के उसके मज़हब की तजलील करते हैं जिस मज़हब को वो पैरोकार है, और फिर दूसरा यहूदी की भी तजलील करते हैं, दूसरे मज़हब की भी तजलील कर रहे होते हैं। भाई क्यों करते हैं ऐसा, आप किसी को यहूदी कह क्यों रहे हैं। एक शख्स दावा करता है मैं मुसलमान हूं, उसको क्यों यहूदी कह रहे हैं। तो बहस तो ये होनी चाहिए कि अफनानुल्लाह जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सियासतदान हैं और पढ़ा लिखा होना क्लेम करते हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं या पता नहीं पीएचडी डॉक्टर हैं, शायद पीएचडी डॉक्टर हैं। तो एक ऐसा शख्स जो खुद को पीएचडी डॉक्टर कहलाता है, मुहज़्ज़ब दुनिया से शायद उन्होंने पीएचडी की होगी किसी जगह से, वो कैसे अपनी सियासत की खातिर किसी का मज़हब चेंज कर सकता है और चेंज करने का दावा कर सकता है। तो बहस तो ये होनी चाहिए थी। और दूसरा जो है वो बाप को गुफ्तगू में क्यों लेकर आए कि तुम यहूदी हो, तुम्हारा बाप यहूदी है। इस बहस को यानी वालिद तक, मरहूम वालिद तक क्यों लेकर गए। अब आप शायद इनसे पूछे कोई आपके वालिद मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो बहस ये नहीं हो रही कि आपने ये यहूदी और बाप को यहूदी ये क्यों कहा। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब से नहीं पूछा जा रहा कि आपने हाथ क्यों उठाया, हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। बेहतर हाल उनके पास मौजूद था। जब इस तरह की माफ़ कीजिएगा, जब इस तरह की गुफ्तगू अफनानुल्लाह ने शुरू की थी तो शेर अफजल मरवत साहब को चाहिए था कि वो फ़ौरन उठते, माइक उतारते और जावेद चौधरी साहब से कहते कि चौधरी साहब आपके शो में ये जो गुफ्तगू हो रही है ये कोई मुहज़्ज़ब तरीका नहीं है, यहाँ पर लोगों को के ऊपर उनके मज़हब पर फतवे लगाए जा रहे हैं, तो मैं इस गुफ्तगू में शरीक नहीं होना चाहता, मैं माज़ा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ। शेर अफजल साहब ये कहकर चले जाते हैं, उनके अपने कद काठ में भी इजाफा होता, जावेद चौधरी साहब की ख्वाहिश भी पूरी ना होती, उनका शो भी जो है वो उनका जो मकसद था वो पूरा ना होता। आज मुझे कोई बता रहा था कि दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग इकट्ठे एक जगह पर मुझे मिले, दो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे। वो कहते कि हमें अक्सर जावेद चौधरी साहब कहते थे ओ या देखना आपस में लड़ना पहना, ओ देखना आपस में लड़ना ना, प्रोग्राम से पहले। तो यानी वो हमें तरगीब दे रहे होते थे एक तरह से कि हाँ भाई लड़ाई अगर हो जाए तो आज बड़ा मज़ा आ जाए। तो शेर अफजल मरवत साहब को चाहिए था कि वो इनका मंसूबा नाकाम बनाते, माइक उठाते, आ जाते, फिर देखते 1-on-1 करते, अफनानुल्लाह के साथ जावेद चौधरी साहब 1-on-1 करते रहते, तो क्या उसका इम्पैक्ट शो का रह जाता।
लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय में हाथ नहीं उठाना चाहिए था शेर अफजल मरवत साहब को। चाहे उन्होंने यहूदी कहा, आप माइक उतारते आ जाते एहतजाजन, आपका मकसद फिर भी हल हो जाता, आप फिर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देते और वो ज़्यादा मुहज़्ज़ब और बेहतर तरीका होता और मेरा ख्याल है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती, उसको ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता। तो मेरी राय यह है। अब लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ट्विटर पर एक बहस चल रही है, वो कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं, वो कह रहे हैं हम जीत गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि संजीदा मुआशरों को संजीदगी के साथ इन मामलों को देखना चाहिए। अब बात चूंकि लंबी हो गई है, गैलप सर्वे पर मैं 8-10 मिनट की बात अलग करता हूँ, वो इससे 3-4 घंटे बाद मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा आपके लिए, और उसको फिर आप शायद लेट नाइट हो चुका हो तो सुबह उठ के देख लीजिएगा, या मैं देखूंगा, हो सकता है फिर सुबह ही उसको लगा दूँ। लेकिन आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंतखाबी सियासत पर जो थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है और मैं जिस तरह से इंतखाबी सियासत को देखता हूँ, उसके नतीजे में मैं अपनी राय में उस गैलप सर्वे को ज़रा इंटरप्रेट करना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, और मैंने उसके बड़े मज़ेदार उसके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो वो मैं आपसे गैलप सर्वे के हवाले से शेयर करूँगा। तो अभी बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल का बटन है उसको दबा लें। थैंक यू।